अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। जैसे कि आप लोग को पता है कि आज ये जो है हम एमसीक्यूज़ हम डिस्कस कर रहे हैं और लास्ट लेक्चर में जो है वो मैंने आप लोगों के साथ 5 एमसीक्यूज़ डिटेल से डिस्कस किए थे और आज मैं आपके साथ बाकी के जो एमसीक्यूज़ रह गए थे वो डिस्कस करूँगी। सो हम जो है वो देखते हैं हमारे बाकी एमसीक्यूज़ कौन-कौन से हैं। हमने 5 डिस्कस किए थे, 6 जो एमसीक्यूज़ हैं वो हम देखते हैं। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज़ अ हेटेरोजेनियस मिक्सचर? कौन सा जो है हमारे पास हेटेरोजेनियस मिक्सचर होता है। अब आपको पता है हेटेरोजेनियस मिक्सचर वो मिक्सचर होता है जिसकी यूनिफॉर्म कंपोजिशन थ्रू आउट ना हो। तो यहाँ पर आपके पास ऑप्शंस जो अवेलेबल हैं वो कौन कौन सी हैं? आ solution of calcium hydroxide in water, a solution of potassium nitrate in water, hot chocolate या concrete mixture। तो जो इसका आंसर आपके पास है that is about D, कंक्रीट मिक्सचर। यस, क्योंकि कंक्रीट क्या होता है? इट इज अ हेट्रोजीनियस मिक्सचर। ठीक है, कंक्रीट जो है बेसिकली कंक्रीट हमारे पास जो है एक मिक्सचर होता है सीमेंट का। अब इसके जो कंपोनेंट्स हैं हमारे पास, ये डिफरेंट जो हमारे पास है कंपोनेंट्स से मिलकर बनता है। इसमें सीमेंट है, वाटर है, सैंड है, ग्रेवल है, जो कि यूनिफॉर्मली कभी भी डिस्ट्रीब्यूट नहीं होते और ना ही जो है वो एक साथ जो है यूनिफॉर्मली जो है वो प्रेजेंट होते हैं। तो इसलिए हम कहते हैं कि ये क्या है हमारे पास, इसकी कंपोजिशन जो है वो यूनिफॉर्म थ्रू आउट नहीं है। दैट इज व्हाई इट इज अ कंक्रीट मिक्सचर इज अ हेट्रोजीनियस मिक्सचर। आप विजिबली डिस्टिंग्विश कर सकते हैं इसको डिफरेंट एग्रीगेट्स को, जैसे सैंड है, ग्रेविल है, आप उसको अलग अलग बता सकते हैं ये सैंड है, ये ग्रेविल है। कंपोनेंट्स है ना इसके डिफरेंट, आप उसको डिफरेंशिएट कर सकते हैं मिक्सचर के अंदर। ठीक है, विच इज अ हॉल मार्क ऑफ हेट्रोजीनियस मिक्सचर। आप आराम से बता सकते हैं कि यहाँ पर जो है वो हेट्रोजीनियस मिक्सचर है। नेक्स्ट एमसीक्यूज जो आपके पास है, डेट इज अ स्टेट ऑफ मैटर whose properties are different between those of liquid and crystalline solid। अभी तो आपको पता होगा, ये तो आपकी बुक के अंदर की लाइन उसने लिख दी आपकी कि वो लिक्विड क्रिस्टल है, सुपर क्रिटिकल फ्लूइड है, प्लाज्मा है या डार्क मैटर है। तो जो इसका आंसर हमारे पास है वो है ए, विच इज लिक्विड क्रिस्टल। ठीक है, क्योंकि लिक्विड क्रिस्टल की डेफिनेशन ही है, ये ऐसे स्टेट ऑफ मैटर होता है whose प्रॉपर्टीज आर बिटवीन, जिसकी प्रॉपर्टीज जो है वो कन्वेंशनल लिक्विड और जो सॉलिड क्रिस्टल है, ठीक है, उसके दरमियान होती है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हुआ हमारे पास? ए, यानी कि लिक्विड क्रिस्टल। नेक्स्ट आपके पास है when the tiny visible particles of a substance are dispersed through the medium, the mixture is named as। ये छोटे छोटे पार्टिकल्स जो हैं वो सब्सटेंस के वो डिस्पर्स्ड हो जाते हैं, ठीक है, मीडियम में। तो जो मिक्सचर को आप किस चीज़ का नाम देते हैं? अब यहाँ पर मिक्सचर आपके पास कौन कौन सा है? ट्रू सॉल्यूशन है, कोलाइड है, सस्पेंशन है या सैचुरेटेड सॉल्यूशन है। तो इसका आंसर जो है वो आपको पता होना चाहिए कि इसका आंसर हमारे पास जो है डेट इज कोलाइड। आपने अब देखा होगा कि जो टाइनी पार्टिकल्स होते हैं लेकिन फिर भी विजिबल, जैसे कि डायग्राम के अकॉर्डिंग जब मैंने आपको कोलाइड, सस्पेंशन और जो हमने सॉल्यूशन को डिस्कस किया था, तो उसमें कोलाइड में आपने जो है वो डायग्राम के अंदर प्रॉपरली देखा था कि जो ट्रू सॉल्यूशन था उसमें हमें कोई पार्टिकल नज़र नहीं आ रहे थे, लेकिन जब कोलाइडल सॉल्यूशन था तो उसके अंदर स्मॉल स्मॉल टाइनी टाइनी विजिबल पार्टिकल्स थे सब्सटेंस के। और जो हमारे पास सस्पेंशन था उसके अंदर हमारे पास तो बहुत बड़े पार्टिकल्स थे जिसको हम अपने नेक्ड आई से भी देख सकते थे। ठीक है, तो हमारे पास डिस्पर्स्ड फॉर्म में मीडियम के अंदर जो पार्टिकल विजिबल होते हैं सब्सटेंस के, टाइनी टाइनी पार्टिकल्स, वो हमारे पास क्या, किस चीज़ का जो हमारे पास मिक्सचर, जो रिजल्टिंग मिक्सचर है वो बेसिकली क्या कहलाता है? वो कोलाइड कहलाता है। ठीक है, तो कोलाइड जो हमारे पास है इसकी एक प्रॉपर्टी होती है कि जो अगर आप इसको डिफ्रेंशिएट करना चाहें ना, तो आप तीनों सॉल्यूशन साइड बाय साइड रखते हैं और उसमें से जो है वो टॉर्च लाइट जो होती है उसको पास करते हैं। आप देखेंगे कि ट्रू सॉल्यूशन में आपने जिस तरह से लाइट को जो है वो पास करवाया है, सेम जैसे आपके पास एक साइड पे है वैसे ही दूसरी साइड पे आपके पास जो है वो लाइट होगी, वो स्कैटर्ड नहीं होगी, डिस्पर्स नहीं होगी। लेकिन अगर हम कोलाइडर में बात करेंगे तो वो कुछ हद तक डिस्पर्स होती हुई आपको जो है वो दिखाई दे, और सस्पेंशन में जो है वो तो डिस्पर्स होती नहीं है क्योंकि इतने बड़े पार्टिकल्स होते हैं कि वो लाइट को ब्लॉक कर देते हैं। ठीक है, तो इसका मतलब ये जो डिस्पर्शन वाली प्रॉपर्टी है वो किसके अंदर मौजूद होती है? वो कोलाइड के अंदर मौजूद होती है। ये देखिए आप मेरे एक्सप्लेनेशन में सेम वही चीज लिखी है। इन अ कोलाइड द डिस्पर्स्ड पार्टिकल आर लार्जर देन दोज इन अ सॉल्यूशन बट स्मॉलर देन दोज इन द सस्पेंशन। यानी कि ट्रू सॉल्यूशन की निस्बत स्मॉलर होते हैं
लेकिन सस्पेंशन की निस्बत ट्रू सॉल्यूशन की निस्बत लार्जर होते हैं, लेकिन सस्पेंशन की निस्बत स्मॉलर होते हैं। लेकिन ये हमारे पास जो है क्योंकि इवनली एक जैसे डिस्ट्रीब्यूट फैले होते हैं उस लिक्विड के अंदर, उस मिक्सचर के अंदर, और वो जो है वो जल्दी से ग्रेविटी की वजह से जल्दी से वो नीचे नहीं बैठ पाते हैं। तो इसका मतलब है कि वो जो हमारे पास प्रॉपर्टी को शो करते हैं वो कौन सी करेक्टरिस्टिक्स होती हैं, वो डिस्पर्शन की करेक्टरिस्टिक्स होती हैं। इसलिए कोलाइड्स जो है वो बेसिकली हमारे पास कोलाइडल डिस्पर्शन, ऐसा मिक्सचर है जिसको हम कोलाइडल डिस्पर्शन का नाम भी देते हैं, जिसमें जो पार्टिकल्स को क्या कर देता है, डिस्पर्स कर देता है, जो कि सस्पेंड होते हैं इंडेफिनिटली। सो आई होप आपको इसकी रीजन जो है वो क्लियर हुई होगी। नेक्स्ट एमसीक्यूज आपके पास है, yes, a solution of potassium chlorate has a solubility of about 13.2 gram per 100 centimeter cube at 40 degree Celsius। ये आपके पास जो है वो आपने लास्ट टाइम सोलिबिलिटी, जो लास्ट हमारा लेक्चर था वो लेक्चर हमारा सोलिबिलिटी के ऊपर था, सोल्यूट की सोलिबिलिटी के ऊपर था, और हमने साथ साथ ये भी देखा था कि उसका टेम्परेचर जो है कि का जो अफेक्ट है सोल्यूट की सोलिबिलिटी पे वो क्या है, किस तरह से होता है। तो हाउ इट्स सोलिबिलिटी विल बी अफेक्टेड इफ यू डिक्रीज द टेम्परेचर। अब उसने कहा है कि जो पोटेशियम क्लोरेट है वो 13.2 ग्राम तक जो है वो डिजोल्व हो सकता है, उसकी सोलिबिलिटी इतनी है 40 डिग्री सेल्सियस पर 100 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ वाटर में। तो उसने कहा कि अगर हम टेम्परेचर को कम कर देंगे 40 से, यानी कि कम कर देंगे, तो सोलिबिलिटी पे इसका क्या इफेक्ट होगा। ऑप्शन आपके पास है, सोलिबिलिटी इंक्रीज होगी, सोलिबिलिटी डिक्रीज होगी, सोलिबिलिटी सेम रहेगी, या सोलिबिलिटी पहले इंक्रीज होगी टेम्परेचर के साथ और फिर डिक्रीज होगी। तो इसका जो आंसर है आपके पास वो हमारा आपकी जो बुक है उसके अंदर मैंने आपको समझाया भी था ग्राफ, तो वो ग्राफ के अकॉर्डिंग ही आपको नजर आएगा। ये देखें यहाँ पर, ये ग्राफ मैंने यहाँ पर भी मेंशन किया हुआ है, सी इट इज पोटेशियम क्लोरेट। यहाँ पर देखें ये 40 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर के ऊपर, जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ रहा है कंटिन्यूसली, आप देख सकते हैं कि पोटेशियम क्लोरेट जो हमारे पास है वो भी क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। ठीक है, ये आपको ये पर्पल सी लाइन नजर आ रही होगी। और उसने कहा कि अगर हम टेम्परेचर को कम करते हैं, यानी कि अगर हम 40 से कहाँ लेके आएंगे, 30 पे या 20 पे, या हमारे पास जो है उसको 10 पे लेकर आते हैं, तो हमारे पास क्या होगा। तो आपको नजर आ रहा है कि अगर हम टेम्परेचर कम करेंगे तो उसकी सोलिबिलिटी भी क्या हो जाएगी, वो भी कम हो जाएगी। तो इसका मतलब कि जो इसका आंसर है वो क्या हमारे पास है कि द सोलिबिलिटी विल डिक्रीजेस, सोलिबिलिटी भी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। लास्ट एमसीक्यूज आपके पास है 10 एमसीक्यूज। यू आर स्टडिंग द रेट ऑफ हाइड्रोलाइसिस ऑफ स्टार्च, आप जो है वो स्टार्च की हाइड्रोलाइसिस को स्टडी कर रहे हैं। ठीक है, अंडर डिफरेंट कंडीशन ऑफ टेम्परेचर, टेम्परेचर की डिफरेंट कंडीशन को देखते हुए आप स्टार्च की हाइड्रोलाइसिस को स्टडी कर रहे हैं, यानी कि आप ऑब्जर्व कर रहे हैं, इसको स्टडी कर रहे हैं ऑन द बेसिस ऑफ डिफरेंट कंडीशन ऑफ टेम्परेचर। ठीक है, यानी कि टेम्परेचर भी साथ साथ नोट कर रहे हैं और साथ साथ जो है वो आप जो है वो स्टार्च की हाइड्रोलाइसिस को भी स्टडी कर रहे हैं, उसके रेट को। तो आपने ये बताना है कि कौन सी ब्रांच जो है वो इस टॉपिक को जो है वो फॉलो कर रही है, कौन सी ब्रांच है, ऑर्गेनिक है, एनालिटिकल है, बायोकेमिस्ट्री है, या फिजिकल है। तो अब आप देख सकते हैं अगर हम टेम्परेचर की बेस पे कोई चीज़ नोट कर रहे हैं कि कैसी हो रही है, हार्डनेस कम हो रही है, हार्डनेस ज़्यादा हो रही है, इसका मतलब कि आप उसको फिजिकली ऑब्जर्व कर रहे होते हैं। तो इसका जो आंसर बेसिकली होगा डेट इज डी, जो कि हमारे पास है फिजिकल केमिस्ट्री। मैंने आपको जो है वो यहाँ पर एक्सप्लेन भी किया है कि हम फिजिकल, ये जो ब्रांच कौन सी ब्रांच को फॉलो करेगा, ये फिजिकल केमिस्ट्री को करेगा, क्योंकि हम इन्वेस्टिगेट कर रहे होते हैं ना। तो वो हम इन्वेस्टिगेशन हम कुछ फैक्टर्स को लेकर करते हैं। अब यहाँ पर उसने टेम्परेचर का कहा, वो एंजाइम की कंसंट्रेशन को लेकर भी हो सकता है, वो पीएच को लेकर भी हो सकता है, यानी कि कोई भी कंडीशन को हम डिटरमाइन करके हम स्टार्च की ब्रेकडाउन करवा सकते हैं। तो जो हम, इसका मतलब है कि कौन सी ब्रांच को हम फॉलो कर रहे हैं, कौन सी ब्रांच इसमें फॉलो करेगी, डेट इज फिजिकल केमिस्ट्री। द स्टडी कैन ऑल्सो एक्सटेंड इनटू द फूड केमिस्ट्री, ये स्टडी जो है फूड केमिस्ट्री क्योंकि हम स्टार्च है ना, स्टार्च बेसिकली जो है वो हमारे जब हम रोटी खाते हैं तो हमारी रोटी के अंदर स्टार्च होती है मौजूद, तो इसका मतलब हम फूड केमिस्ट्री में भी इसको जो है वो डिस्कस कर सकते हैं। बायोकेमिस्ट्री, क्योंकि एक बायोमोलिक्यूल है,
तो उसमें भी हम डिस्कस कर सकते हैं, एग्जामिन कर सकते हैं फिजिकल फैक्टर्स। अब फिजिकल फैक्टर्स को हम यूज कर रहे हैं ना, अब वो पार्टिकल साइज हो सकता है, वो ऑन द बेसिस ऑफ कुकिंग हो सकता है, वो बायोलॉजिकल फैक्टर भी हो सकता है, जैसे कि एमाइलेज एंजाइम होता है बेसिकली, जो कि इनहिबिटर्स होता है फूड में, ठीक है, अफेक्ट द रेट एट विच एंजाइम्स ब्रेक डाउन। अब हम यानी कि हमने ये देखना कि ये अमाइलेज, बेसिकली अमाइलेज एंजाइम जो होता है वो स्टार्च की ब्रेक डाउन के लिए होता है, हमारी बॉडी के अंदर मौजूद होता है जब हम खाना खाते हैं ना। फॉर लेट्स सपोज कि आपने रोटी खाई है, अब आपने ऑब्जर्व शायद किया होगा या नहीं किया होगा, तो अब कीजिएगा, जब आप रोटी को मुंह में रखते हैं तो उस वक्त रोटी का कोई टेस्ट नहीं होता, टेस्टलेस होता है। लेकिन जैसे जैसे हम उसको चबाते जाते हैं तो वो जो रोटी है, जो उसको जो पार्टिकल होता है, जो बड़ा हिस्सा होता है, वो ब्रेक डाउन होना स्टार्ट होता है छोटे छोटे स्मॉल स्मॉल पार्टिकल्स में। और क्योंकि वो किससे मिलकर बनी है, वो स्टार्च से मिलकर बनी है, तो जो स्टार्च की जब हम ब्रेक डाउन करते हैं, हमारे जो माउथ है उसके अंदर एंजाइम मौजूद होता है जिसको हम अमाइलेज एंजाइम कहते हैं। उस अमाइलेज एंजाइम का काम ये होता है कि उसमें जो ग्लूकोज है उसको जो है वो उसकी ब्रेक डाउन करनी होती है। तो जो स्टार्च जो हमारे पास मैक्रोमोलिक्यूल जो पॉलीमर है वो ग्लूकोज से मिलकर बनता है। क्लियर स्टूडेंट्स? तो इसका मतलब है कि जैसे जैसे स्टार्च की ब्रेक डाउन होते रहती है, वैसे वैसे जो हमें रोटी का जो टेस्ट आता है वो मीठा आता रहता है। ग्लूकोज है ना, ग्लूकोज का टेस्ट जो है वो हमारे पास स्वीट टेस्ट होता है। सो दिस इज एक्सप्लेनेशन। सो आई होप अभी आपके पास जो है वो एमसीक्यूज कंप्लीट हो चुके हैं, और मैंने आपके एमसीक्यूज इस तरह से बताए हैं कि एमसीक्यूज आप जो है आपको जहन नशीन हो जाए, आपको अच्छे से जो है वो इसको याद आ जाए, आपको समझ आ जाए। तो उम्मीद करती हूँ कि इसके बाद आपको एमसीक्यूज याद करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, और आप जो है वो बहुत ईजीली आप पेपर में जो है वो एमसीक्यूज अटेम्प्ट कर सकते हैं। चलें, कल हम जो है वो फिर अपना नेक्स्ट चैप्टर केमिस्ट्री का इंशाल्लाह स्टार्ट करेंगे। सो फर्स्ट चैप्टर आपके पास जो है वो कंप्लीट हो गया है। मैं कोशिश करूंगी कि आपको इस चैप्टर की जो पॉइंट्स हाईलाइट्स, बल्कि मैंने पॉइंट्स आपको साथ साथ हाईलाइट्स करवाए हैं, आप बल्कि जाएं मेरा हर एक लेक्चर जो है उसको लें, और उसमें जो पॉइंट्स मैंने मेंशन किए हुए हैं उसको हाईलाइट करें, उसको समझें, उसको याद करें। ठीक है, जब आपकी बुक कंप्लीट हो जाएगी तो मैं आपको एज अ टेस्ट जो है मैं आपको जो है वो डेली बेस पर जो क्वेश्चन है वो अपलोड करूंगी, और जो स्टूडेंट मेरे लेक्चर डेली बेस पर लेते हैं वो उसको अटेम्प्ट करें। इंशाल्लाह आपकी केमिस्ट्री की जो तैयारी है वो बहुत अच्छी हो जाएगी। चलें, जब तक अपना ख्याल रखिए, इंशाल्लाह हम कल से जो है वो नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करेंगे। ओके देन, अल्लाह हाफिज़।